अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 40 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। भाई वो उन्हें कहें ज़रा जल्दी कर लें जो भी करना है इन्होंने जी। क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई मसला? 11 आपको दिया था होमवर्क में और इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस ही थे जिनके एक्रूवल की एडजस्टमेंट करनी थी, ऐसा ही है। और साथ में अकाउंट्स बनाकर एक्सट्रैक्ट्स तक पहुंचना था। तो ये सवाल पहले कर लें, ठीक है। फॉलोइंग इज द पहले रिक्वायरमेंट, रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन इन रेलेवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13 एंड क्लोज द अकाउंट्स, ऑल्सो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट्स। आपसे मैंने एक चीज़ अर्ज की थी कि क्या अर्ज की थी, ट्रायल्स की टाइप्स बताई थी मैंने। ये मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर ट्रायल में एक्सपेंस की फिगर नज़र आ रही है और अदर इंफॉर्मेशन में कोई एक्रूवल की एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर जो एक्सपेंस है वही पेड है, कोई प्रीपेड कोई पेएबल नहीं। ये भी एक ट्रायल की किस्म है जो कि आपको नहीं आएगी। उसकी वजह ये है, असल में तो ये डबल एंट्री होकर चीज़ें ट्रायल में पहुंच गई ना, ठीक है। ट्रायल में चीज़ें आ गई, अब ट्रायल से कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने कोई एक्रूवल की एडजस्टमेंट नहीं की, यही एक्सपेंस और कुछ पेएबल प्रीपेड नहीं है, तो ऐसा ट्रायल आपको नहीं आता। इंट्रो में भी नहीं आता था ऐसा ट्रायल, बल्कि ये ट्रायल वो था जो शायद आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखते हुए बना लिया। मतलब ये ट्रायल होता था, इससे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रही थी, फिगर्स उठा उठा के यहाँ लिखते थे और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, या शायद एक स्टॉक की एडजस्टमेंट आ जाती थी बस, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता था, ठीक है। आपके सामने जो ट्रायल गुजरा आज तक वो ये ट्रायल में पेड की फिगर आ रही होती है और अदर इन्फॉर्मेशन में एक्रूवल की एडजस्टमेंट होती है। तो आप खुद ये काम किया करते थे, 3 अकाउंट्स की अप्रोच से करते थे या सिंगल से करते थे, बहरहाल एक्रूवल की एडजस्टमेंट करते थे, ये पेड की फिगर ट्रायल में लिख लेते थे, एक्रूवल की एडजस्टमेंट डालते थे और बैलेंसिंग एक्सपेंस निकल आता था। अब P&L के अंदर एक्सपेंस की फिगर और बैलेंस शीट में प्रीपेड या पेएबल की। एक और भी है, वो फिर कभी देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरह के ट्रायल आपके सामने हैं। तो अभी आपके सामने जो ट्रायल का एक्सट्रैक्ट है उसमें फिगर्स नज़र आ रही हैं एक्सपेंसेस की एक तरह से, ठीक है। ये नहीं पता कि ये पेड है या एक्सपेंस है, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन जो आगे आ रही है उसके अंदर एक्रूवल के एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये पेड की फिगर है, हम एक्रूवल की एडजस्टमेंट करेंगे और फिर हम एक्सपेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है स्टेशनरी। अच्छा, एक बड़ी ही अहम बात है, ज़रा पॉज करें भाई जी बच्चों। तो इसमें स्टेशनरी नज़र आ रहा है। अच्छा, स्टेशनरी को मैं बाद में करता हूँ, बच्चे थोड़े से कम हैं, आ लें, ठीक है। रेंट जैसा कि आपने पहले भी किया था, ठीक है, तो रेंट को सबसे पहले हम ले लेते हैं। रेंट ट्रायल में नज़र आ रहा है 900 का, और एडजस्टमेंट नंबर टू में वो कह रहा है कि रेंट ऑफ 300 आखिरी 3 महीनों का 13 के, हमारा साल कौन सा है, 13 ही है, तो कह रहा है आखिरी 3 महीने 13 के जो हैं उसका जो रेंट है वो 300 रुपये, वो अभी पे नहीं हुआ और ना ही उसकी कोई एंट्री हुई है, ठीक है जी। अब वर्किंग्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा था रेलेवेंट लेजर्स भी बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, पेज नंबर 65। रेंट का लेजर हम सबसे पहले बना लेते हैं जी, ठीक है, बन जाएगा। अब रेंट का लेजर है, लेकिन अपने समझने के लिए साथ एक्सपेंस लिख लें, इसी में से एक्सपेंस भी निकलेगा, इसी में प्रीपेड पेएबल भी होगा, ठीक है। सवाल में कहीं पे अपने 4 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। ओपनिंग लिखना है हमने, सवाल में कहीं पे ओपनिंग गिवन है नहीं, ओपनिंग तो कोई नहीं है, ना ओपनिंग में रेंट प्रीपेड है ना ओपनिंग में रेंट पेएबल। उसके बाद हमने पेड की फिगर लेनी होती है। अब सवाल के अंदर उसने ट्रायल का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तो 900 रुपये
ट्रायल में नज़र आ रहा है और अदर इन्फॉर्मेशन में एक्रूवल की एडजस्टमेंट भी है, तो 900 रुपये फिर पेड की फिगर है, ऐसा ही है। तो पेड की फिगर एक्सपेंस के लेजर में किस तरफ आती है? कैश की फिगर एक्सपेंस के लेजर में किधर आती है? ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। और बिल्कुल बच्चों की तरह सोच लेना है। बचपन में जब आप पहली दफ़ा एंट्री सीखी थी आपने, तो आपने क्या सीखा था? रेंट अगर एक्सपेंस पे करें तो एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंट्री जहन में लाएंगे ना, तो एक्सपेंस के लेजर में आप कैश सही तरफ लिखेंगे, ठीक है। वो है एज पर ट्रायल, यानी डबल एंट्री नहीं बोली हमने, मतलब डबल एंट्री नहीं की, लेकिन बोल इसलिए ली ताकि एक्सपेंस के लेजर में कैश सही तरफ आ जाए, ठीक है जी। लें जी, 900 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद क्लोजिंग डेट पर बैलेंस शीट, ये ट्रायल अनएडजस्टेड होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स करके हम सही करते होते हैं इसको। तो ट्रायल के बाद बताया गया कि 300 रुपये का आखिरी 3 महीनों का रेंट अभी पे, और कोई एंट्री भी नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये जो हम क्लोजिंग लिखते हैं ना इस अकाउंट के अंदर, ये दरअसल हम वो एक्रूवल की डबल एंट्री कर रहे होते हैं। मैं दूसरा काम भी करके दिखाता हूँ आपको, ताकि दोनों तरीके, जिन्होंने 2 तरीकों से पढ़ा हो, दोनों सामने आ जाए। बट हम करेंगे ये वाला तरीका। अब क्लोजिंग में 300 रुपये क्या है? पेएबल। क्लोजिंग में पेएबल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इस तरफ आएगी क्लोजिंग। अच्छा सॉरी, तो क्लोजिंग पेएबल लिखने की जरूरत है, क्लोजिंग पेएबल, या सीडी लिख दूं काफ़ी है? चले जी, कितना? 300। तो स्टेप 1 ओपनिंग लिखेंगे, कोई नहीं था। स्टेप 2 कैश लिखेंगे, लिख लिया ट्रायल से उठा के। स्टेप 3 क्लोजिंग लिखेंगे, और स्टेप 4 में बैलेंस फिगर पीएनएल वाली निकल आएगी। और अगर पीएनएल का डाटा दे दे और क्लोजिंग मिसिंग हो तो पहले पीएनएल निकाल लेंगे, जैसे हमने इंटरेस्ट के अंदर भी देखा था, ठीक है। तो पीएनएल में क्या जाएगा जी? रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस, बल्कि रेंट एक्सपेंस में सिर्फ एक्सपेंस लिखें, ताकि बस ये याद होता जाए एक्रूवल के इस लेजर में, इस एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे नज़र आता है, और जो पीएनएल वाली एक्सपेंस की फिगर होती है वो क्रेडिट साइड पे। तो एक्सपेंस आ गया यहाँ पे, ये पीएनएल में जो जाएगा, ये हमने यहाँ पर निकाला है इस लेजर में बैलेंसिंग, कितना? 1200। अब उससे क्या कहा था? एक्सट्रैक्ट्स बनाओ। क्या कहा था जी? तो यहाँ पे मैं यूहुरा स्टेटमेंट ऑफ, क्या स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखा था लफ्ज उसने, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स है। माना कि अभी उसमें सिर्फ हमने पीएनएल पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एसओसीआई ही लिखा करें। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 55 लेक्चर के बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ओके। दो जो अलग अलग करने हैं, ओके जी। फॉर द ईयर, यहीं पे लिख लेता हूँ वैसे, चलो लिख लो, जगह ज़रा तंग है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। अब ऐसे ही कितने एक्सपेंसेस हैं ये? कितने हैं? 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, जगह तो तंग होगी। चलो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पर्चे में पूरा लिखना है आपने। एक्सट्रैक्ट्स हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2013। लो बच्चों, अब एक्सट्रैक्ट्स के लिए मैंने आपको कहा हुआ है फौरी तौर पे सोचा करें। हम चले थे IAS 16 से, IAS 16 का सवाल हो, ये मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि एक्सट्रैक्ट्स के सवाल अब जब आएंगे तो उसमें 2-3 आइटम्स भी हो सकते हैं। वैसे तो पास पेपर 4 जो रहता है उसमें सिर्फ PPE है, लेकिन आगे कुछ एक्सट्रैक्ट्स के सवाल आ रहे हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 20, IAS 16, 3-4 टॉपिक्स होंगे। तो हर टॉपिक के हिसाब से आपने अलग अलग सोचना है, यही प्रैक्टिस करवाई है। जैसे रिवाइज करते हैं, IAS 16 होता था तो हमने कहा था कि अगर IAS 16 है तो उसके अंदर मैक्सिमम क्या चीज़ें पीएनएल में जा सकती हैं? IAS 16 से रिलेटेड, PPE से रिलेटेड डेप्शन एक्सपेंस जा सकता है, अगर वो इम्पेयर हो जाए तो इम्पेयरमेंट लॉस जा सकता है, और अगर रीवैल्यूएशन हुई और उस पर लॉस आया, प्रीवियसली सरप्लस नहीं पड़ा था, यानी कोई पीएनएल वाली वर्किंग में फिगर आ गई प्लस या माइनस, तो वो भी जाया करती थी, ठीक है, ओके। और बैलेंस शीट के अंदर PPE की बुक वैल्यू हो जाती है, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो तो PPE की बुक वैल्यू के साथ साथ ना, बुक वैल्यू ही होती है, बुक वैल्यू ही कहना चाहिए, फेयर वैल्यू लेस डेप्शन तो हो ही जाती है ना। तो PPE की बुक वैल्यू के साथ साथ रीवैल्यूएशन सरप्लस भी इक्विटी में नजर आता है। ये चीज़ें दिमाग में ले ली हमने। अब IAS 16 तो नहीं था, आगे बढ़े, दूसरा टॉपिक पढ़ा था IAS 36। IAS 36 में हमने कहा था PPE से रिलेटेड वही PPE आ रहा था आगे भी,
क्योंकि पीपीई ही इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजरता है तो इम्पेयरमेंट लॉस आ सकता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ सकती है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आ सकता है। और बैलेंस शीट के अंदर पीपीई की बुक वैल्यू पड़ी होती है। ओके, वो बुक वैल्यू ओरिजिनल वाली हो, रिवाइज्ड वाली हो, वो मसला नहीं है। फिर IAS 40 आ गया। IAS 40 से हमने कहा जी रिलेटेड, अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो डेप्रिसिएशन होगी P&L में, और अगर रीवैल्यूएशन ये फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस हो सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर या तो एसेट बुक वैल्यू पे होगा, कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एडिशन लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, या फिर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू नजर आएगी। ऐसा ही है। अब ये सारा कुछ नहीं है इधर, ये तो एक्रूवल है, तो बहरहाल इसके बारे में भी सोच लें। मुझे बताएं, रेंट का लेजर आपके सामने है, एडजस्टमेंट आपने देखी है, तो इससे दो पॉसिबल चीजें ही निकल रही हैं, एक P&L में जो एक्सपेंस जाना है, दूसरा बैलेंस शीट में जो पेएबल या प्रीपेड। तो आपके सवाल में क्या नजर आ रहा है, पेएबल या प्रीपेड? पेएबल या प्रीपेड? पेएबल है तो करंट लायबिलिटी में जाएगा, और दूसरी तरफ P&L का एक्सपेंस नजर आ रहा है। तो यहां पे आके आपने लिखा रेंट एक्सपेंस कितना है जी, 1200। ये एंड वालों नजर आ रहा है लिखा हुआ बेटा इधर, रेंट एक्सपेंस 1200 रुपीज में, तो 1000 में, रुपीज इन 1000, ठीक है जी। अब उधर वर्किंग्स में लिखने की जरूरत नहीं है बार बार इसके ऊपर, वो वर्किंग है, हाँ लेजर रिक्वायर्ड होता तो फिर वहां लिख देते, ठीक है। दूसरी चीज करंट, अच्छा वैसे जरूरी नहीं है कि करंट एसेट्स ही पहले लिखें, करंट लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। पहले करंट लायबिलिटी आ गई है, मैं पहले यही लिख देता हूँ, करंट लायबिलिटीज में ये पूरा लिखना है पर्चे में, अगर एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो करंट लायबिलिटीज। ओके जी, क्या जी, रेंट पेएबल 300, ये ठीक है जी। अच्छा, अब यही वाला काम अगर आप लेजर बना के ना करना चाहें तो कैसे होगा, एक दफा देख लें, फिर मैं वापस यही करूंगा, तो हमने यही काम करना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जरा देखते हैं, समझें आपने ये लेजर नहीं बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब लेट वाले थोड़ा लूज करना शुरू कर चुके हैं इस वक्त से, इसलिए टाइम पे काम किया करें, जो भी काम आपके जिम्मे हो। चलें खैर जी, ट्रायल के अंदर 900 रुपए का एक्सपेंस गिवन है और एक्रूवल की एडजस्टमेंट है, इसका मतलब वो एक्सपेंस एडजस्टेड नहीं है, अनएडजस्टेड है। तो मैं उस अनएडजस्टेड को यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, ट्रायल से उठा के 900 का एक्सपेंस अनएडजस्टेड, और साथ ही एडजस्टमेंट 2 पढ़ के देखा तो क्या पता लगा, 300 रुपए का एक्सपेंस अभी पे नहीं हुआ। तो ये एक्रूवल की एडजस्टमेंट करनी है। एक्सपेंस पेएबल की एंट्री क्या होती है अगर एंट्री करनी है, तो जो एंट्री नहीं की, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ा लो, एक्सपेंस को बढ़ाना है तो प्लस या माइनस, ये एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, डन। क्या आ गया, तो असल में तो ये एक्रूवल की एंट्री है, एक्रूड एक्सपेंस। अगर कोई एक्रूड एक्सपेंस हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वो वाला एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ठीक है, अगर कभी करनी पड़े तो आपको, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी है, वो ये कि करने वाला पहली बार ही एंट्री सही कर दे। कैसे करने वाला एंट्री यूं करता ना, अगर एक्सपेंस डेबिट, एक मिनट, कैश, चलो छोड़ो, जब वक्त आएगा तो, कि करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में इंशाल्लाह ज्यादा बात बढ़ ना जाए। छुपा लो छुपा लो छुपा लो छुपा लो छुपा लो ठीक है। फिलहाल एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री समझ आ गई, ठीक है। लेकिन हमने ये एंट्री वाला काम नहीं करना, एक तरतीब पे चल सकते हैं, हो ये भी सकता है, ठीक है, लेकिन आपको एक तरतीब सिखाई है कि सिंगल अकाउंट अप्रोच में हम डालेंगे अपने एक्रूवल को, वहीं से हमारा एक्सपेंस भी निकल आएगा, वहीं से। ये इसलिए इस तरह से करवाता हूँ क्योंकि बेटा आपको आगे चल के इनकम एक्सपेंस की बजाय कभी कैश भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है, और वो कैश फ्लो के टॉपिक में खास तौर पे। तो फिर एक ही अकाउंट होगा, जब हमें इनकम एक्सपेंस चाहिए वो करेगी तो डेटा वो ऐसे देगा सवाल के अंदर कि हमारा ये डेटा निकल आएगा और ये बैलेंस ही निकालना पड़ा करेगा हमें। जैसे एनपीओ में इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे ना, तो उसमें सवालों के अंदर इनकम एक्सपेंस माइनस होगा, मिसिंग होगा, और कैश फ्लो के टॉपिक में हमें कैश चाहिए होगा तो डेटा ऐसे देगा कि इनकम एक्सपेंस ओपनिंग क्लोजिंग दे देगा और हमें कैश बैलेंस ही निकलवा रहा होगा। तो एक तरतीब ऐसी बना ली जो हर जगह चल जाएगी, इसलिए फिर मैं ये काम अब नहीं करूंगा। ये है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ओके लो। अच्छा, अब
अपना तरतीब पे वापस आ गया। अब सारे सवाल ऐसे करेंगे, ठीक है। लेजर बनाया, ओपनिंग लिखा, ट्रायल से कैश मिला, क्लोजिंग की एडजस्टमेंट की, बैलेंसिंग पीएनएल आ गया। ये एक्सपेंस की फिगर पीएनएल में चली गई 1200, और क्लोजिंग डेट पर लायबिलिटी एसेट, लायबिलिटी एसेट, लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटीज के अंदर नॉर्मली आ जाती है ये। अच्छा, जरूरी नहीं करंट में हो, जैसे प्रीपेड रेंट करंट एसेट होता है, खामोश हो तो करंट ही है, लेकिन अगर अगले 3 साल का किराया इकट्ठा दे दिया है तो फिर तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, जैसे आपने टीपू एंड कंपनी वाले 3 सवालों में किया होगा घर पे, है ना। आज करवाता हूँ, चलें यहां तक को मसला। ये वर्किंग नंबर, वर्किंग नहीं बल्कि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना, चले ठीक है। बस फिर ये एडजस्टमेंट नंबर भी कोई नहीं है, चलो मैं 1 2 वैसे ही कर देता हूँ। ओके, चलें आगे। भाई वो कोई बंदा इधर, दूसरा किधर है, एजाज किधर है, उन्हें बुलाएं ज़रा, मुझे अपडेट करें कितने बच्चे अभी भी मौजूद हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है जी रेंट हो गया, रेट्स। अच्छा, रेट्स किसे कहते हैं? टैक्स नहीं, टैक्सेस। रेट्स कहते हैं टैक्सेस को। आप में से कितने बच्चे कैफ 2 पढ़ चुके, कितने पढ़ रहे हैं? तो माशाल्लाह काफ़ी होंगे। आप लोगों की टैक्स की किताब में सबसे पहले, शायद अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो ना, तो सबसे पहली चीज़ ये, ऑर्डिनेंस में सबसे पहली चीज़ यही लिखी होती है, एनी सेस रेट टैक्स एप्लीकेबल। हाँ, चार्ज भी भाई कह रहे हैं, आप भूल गए, पुराने हो गए, हम नए नए अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेस, चार्ज, रेट, टैक्स, ये सब टैक्स के ही नाम है, ठीक है ना। तो ये पुराने सवालों के अंदर आपको ऐसे, या फॉरेन सवालों के अंदर आपको इस तरह से रेट्स का नाम नज़र आता है। ये क्या है? जस्ट एक एक्सपेंस है, ठीक है। अब ट्रायल में नज़र आ रहा है 380। अगर अदर इन्फॉर्मेशन में कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो यही 380 एक्सपेंस था, यही पे हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता, एडजस्टमेंट तो होगी। गूगल सीख रहे हैं ना, सवाल में है ऑफ द रेट्स 380 में से, अंग्रेजी समझा करें, 380 रेट्स हैं, इनमें से ऑफ द रेट्स, इनमें से 280 वॉज फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। हमारा साल कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 13 पे। अब ये ना एक्रूवल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हुआ करती है, ये समझने की ज़रूरत है, जगह जगह आपको ये पाला पड़ेगा। इससे इंट्रो में आप लोगों को ये सही घुमाता होगा इसके अंदर, मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पता नहीं अब आप लोगों की आजकल कैसी इंट्रो है। ये लफ्ज़ लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 का मतलब वो साल जो 31 मार्च 14 पे ख़त्म हुआ। तो साल है ना, साल, तो ये शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 13 से ख़त्म हुआ 31। तो ये जुमला ये कई तरह इसी तरह से लिखा होगा, 6 मंथ एंडिंग फलां डेट, 3 मंथ्स एंडिंग फलां डेट, 12 मंथ्स एंडिंग फलां डेट। तो वो इस तरह से लिखता है, तो उसका मतलब है ये वो 12 महीने या 6 महीने या 3 महीने जो इस दिन ख़त्म हो रहे हैं, तो शुरू किस दिन हो रहे हैं वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 14 पे, तो फिर ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 13 और ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो उसने कहा ना, उसका साल है, मतलब इन रेट्स का साल है, यानी शायद हुकूमत ने इस तरह से लिया होगा, हमारा साल तो इसके अलावा चल रहा है, हमारा साल तो यूँ चल रहा है, हमारा साल तो ये, हमारा साल 1 जनवरी 13 को शुरू होकर 31 दिसंबर 13 पे ख़त्म हो रहा है। तो हमें इससे क्या मसला है फिर? ये जो 280 है, 380 में से 280 के बारे में क्या कह रहा है? ये वो 12 महीने का खर्चा है जो 31 मार्च 14 तक है। तो 12 महीने शुरू कब हुए होंगे फिर? जो 31 मार्च 14 पे एंड हुए वो शुरू हुए होंगे 1 अप्रैल 13 पे। अब हमें इससे क्या मसला है? ये 280 में से 3 महीने जो हैं वो प्री पेमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी के बारे में आपका क्या ख्याल है? खुद से ओपनिंग नहीं कह देना, अगर चुप भी हो तो यही अज्यूम करेंगे कि बाकी का खर्चा जो है वो पहले 3 महीनों का होगा। ये बात समझ आई है? वैसे उसने बताया हुआ है, क्या कहता है, द रिमेनिंग 100 वॉज फॉर द 3 मंथ्स एंडेड। अच्छा, यानी कि इन 3 महीनों का 100 है और इन 12 महीनों का टैक्स जो हुकूमत ने हमसे लिया है वो कितना है जी? 280। अब 100 तो सारे का सारा हमारे साल से रिलेट करता है, लेकिन जो 280 है उसमें से 3 महीने हमने एक्सपेंस नहीं बनाने, बल्कि वो क्या है? प्री पेमेंट। अब ये सारी बात को छोड़ो, अपने असूल ने हमें बचा लेने, ठीक है। लेजर ओपन करेंगे सिंगल, तो दूसरा लेजर मैं ओपन कर रहा हूँ जी
रेट्स का, और इनकम है या एक्सपेंस, तो ये अपने समझने के लिए छोटा सा एक्सपेंस लिख लिया करो। अब कोई ओपनिंग प्रीपेड या पेएबल? नहीं, ना ओपनिंग में टैक्स कोई प्रीपे किया हुआ था आपने, ना ही पेएबल। स्टेप 2 में कैश चाहिए। कैश हमें कहाँ से मिला है? 380। अब मैंने कहा था कैश लिखते हुए अंधाधुंध, हमारे पीरियड में पे हुआ है, तुम्हारे ट्रायल में पेमेंट आ रही है, बस ठीक है। ट्रायल में पेड की फिगर होती है, बचपन वाला ट्रायल अभी आप इंट्रो वाला लेके चल रहे हैं, बस ठीक है, ठीक है। तो ट्रायल में क्या पड़ा है? पेड। अब एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आता है? ऊपर नहीं देखना, नकल नहीं करनी, दोबारा से रिवाइज करना है। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता है ना, तो एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे और एक्सपेंस की जो फिगर निकलेगी पीएनएल वाली वो क्रेडिट साइड पे। इनकम में इसके उलट होना है, तो ये पक्का होगा तो वो भी फिर ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कैश एज पर ट्रायल, एज पर ट्रायल भी बच्चे लिख लेते हैं ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पर कितना जी। अब इस 380 में से 280 पे एतराज है, बाकी 100 पे एतराज क्यों नहीं है? क्योंकि वो पे भी हुआ है तो इसी साल के पहले 3 महीनों का है, उसी 3 महीनों का एक्सपेंस है, उसी 3 महीने में पे हो गया, उससे लड़ाई नहीं है उससे हमारी। 280 से क्या मसला है हमें? 280 हमारे साल में से शुरू हुई है 1 अप्रैल से पेमेंट और ख़त्म हो रही है अगले साल 31 मार्च। तो जो अगले साल के 3 महीने हैं वो क्लोजिंग में क्या हो गए? तो प्रीपेड। कैसे निकालेंगे? अब इधर देखो, 280 जो है ये कितने अरसे की पेमेंट है? तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो पर मंथ हो जाएगा। अब कितने महीने ऐसे हैं जो हमने एक्सपेंस नहीं बनाने, एसेट बनाने? 70। अब बस चुप करके यहाँ पे एक्सपेंस लिख लो। एक्सपेंस बैलेंसिंग कितना? ये पीएनएल वाली फिगर 310। अच्छा, कोई ब्रेकअप करना चाहे तो देख ले, 100 तो हो गया वो जो पहले 3 महीनों का है, 280 में से 70 निकालें तो 210 बचता है जो इस साल का एक्सपेंस है। तो 210 इस 280 में से एक्सपेंस बना और 100 पहले ही एक्सपेंस था, तो 310 एक्सपेंस बन गया, बाकी 70 क्या है? प्री पेमेंट। को मसला हो तो पूछ लेना। ये नहीं कहना कि इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, शर्म आएगी हमें पूछते हुए, लोग क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, बस सब लोग यही कहेंगे डे एंड पे, वाह माशाल्लाह पहली टर्म में FAR 1 पास कर गया। तो बस ये चीज़ देखनी है, सवाल करना है, शर्म नहीं करनी है, ठीक है जी। सही। तो बताओ जी, पीएनएल में क्या आएगा? रेट्स लिख लो, चलो एक्सपेंस भी लिख दो, आपको तसल्ली होनी है। तो रेट्स एक्सपेंस की फिगर आ गई 310 रुपये और प्रीपेड है। अच्छा, पेएबल कितने आए थे? आप लोगों ने घर पे किया था सवाल, मैं जगह छोड़ना चाह रहा हूँ, जगह तंग है मेरे पास। आप तो 4-5 लाइनें छोड़ के आगे लिखे, 2 ही थे, चलो मैं 3 लाइनें छोड़ देता हूँ। करंट एसेट्स में प्रीपेड रेट्स जी कितना जी, समझ में आती है बात? नेक्स्ट क्या है भाई? अपडेट करें मुझे बच्चों की सूरत हाल। न टीए हैं न एजाज हैं, किधर हैं भाई? बुलाए ना जरा एजाज को बुला लें। अच्छा जी, उसके बाद रोशनी एंड गर्मी, रेंट हो गया, रेट्स हो गए, रोशनी एंड गर्मी ट्रायल में नजर आ रहा है 590, ठीक है जी। मसला क्या है? वो कह रहा है फ्यूल हैड बीन डिलीवर्ड ऑन 18 दिसंबर 2013। हमारे साल में फ्यूल आ गया एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 एंड हैड बीन कंज्यूम्ड बिफोर द एंड ऑफ 13। अच्छा, फ्यूल आया भी और खर्च भी हो गया, एक्सपेंस तो बन गया। नो बिल हैज बीन रिसीव्ड फॉर द 15,000 फ्यूल इन 13 एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब जो ऊपर 590 पड़ा है वो तो पेड है, क्या उसमें ये 15 शामिल है? नहीं, असल में ये 15 का एक्सपेंस इनकर हो चुका है, पेमेंट नहीं हुई, तो ये भी पेएबल है। जैसे बिजली का बिल आ चुका, बिजली इस्तेमाल कर चुके थे, दिसंबर में बिल आ गया है, पेमेंट जनवरी में करनी है, तो दिसंबर के एंड पे वो क्या बनेगा? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ऐसे ये फ्यूल आया, खर्च हो गया, तो ये फ्यूल क्या है? एक्सपेंस है। पे हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, ऊपर वाले पेड में आ जाएगा, नहीं तो फिर पेएबल की एंट्री कर लें। तो रोशनी एंड गर्मी, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस। कोई ओपनिंग प्रीपेड है? कोई ओपनिंग में पेएबल है? अच्छा, पेड की फिगर स्टेप 2 में ढूंढते हैं, ट्रायल में पेड ही होता है, ठीक है। तो कैश
इधर डेबिट साइड पर आएगा 590। उसके बाद क्लोजिंग पर 15 रुपये का, 1000 में चल रहे हैं ना, 15 रुपये का फ्यूल खर्च हो गया, पे नहीं हुआ, एंट्री एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट करें, या अल्टरनेटिवली अपने सिंगल अकाउंट अप्रोच में क्लोजिंग लिखें, खुद ब खुद वो एक्सपेंस में इधर बैलेंसिंग निकलता है ना, तो खुद ब खुद वो काम हो जाता है। दोनों काम सेम ही है, लेकिन हम एक इस तरीके से चल रहे हैं, ओके, ताकि हर जगह ये चल जाए। हाँ, करेक्शन ऑफ एरर में फिर एंट्री सिखाऊंगा, एंट्री करनी पड़ती है वहाँ पे, वो तब देखेंगे, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर के अलावा तो हर जगह पर यही लेजर हमारा चलना है, ठीक है जी। क्लोजिंग में पेएबल है, तो पेएबल लायबिलिटी है, इस तरफ आएगा, तो एक्सपेंस की फिगर आ गई P&L वाली 605, ये बैलेंस है, ठीक है जी। अब P&L में क्या जाएगा, एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग प्रीपेड या पेएबल। तो एक्सपेंस की फिगर क्या आ गई, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस कितना जी, 605 P&L में आ गया, और बैलेंस शीट में पेएबल या प्रीपेड, तो लाइटिंग एंड हीटिंग में लाइट एंड हीट ही लिख रहा हूँ, लाइटिंग एंड हीटिंग पेएबल 15 रुपये। समझ आ रही है, पक्का कर रहा हूँ मैं, समझ तो आपको आ ही गई थी। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज पहले कर लेते हैं, मेरी अपनी तरतीब चल रही है। वेजेस एंड सैलरीज ट्रायल में नज़र आ रही है 2970, और वो कहता है कोई भी ओइंग नहीं है वेजेस, यानी कि हर महीने की वेजेस शायद हम उस महीने के आखिरी दिन पे कर देते हैं, तभी तो इस साल की सारी वेजेस पेएबल है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। नंबर 4, वेजेस एंड सैलरी, यहाँ बना दूँ या ऊपर बनाऊँ, नजर आएगा यहाँ पे, वेजेस एंड सैलरी। एक्सपेंस अपने लिए लिख लो। अब कोई ओपनिंग में प्रीपेड एडवांस पे किया हो आपने एम्प्लॉय को, कोई पेएबल पिछले साल के आखिरी महीने की कोई सैलरी पेएबल हो, नहीं है, फिर ओपनिंग कोई नहीं है, कैश ढूंढे, तो ट्रायल में कैश पड़ा हुआ है 2970। एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे आता है 2970, और वो कह रहा है कोई पेएबल नहीं है, कोई एडवांस भी नहीं है कि हम कहें कि जी प्रीपेड को सैलरी आपने कर दी है, तो फिर जो कैश था इस लेजर को बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो एक्सपेंस है वही पेड है, वही P&L में चला जाना था, एक्सपेंस ही, और क्लोजिंग में कोई लायबिलिटी कोई एसेट नहीं। खैर चलें, एक्सपेंस P&L में जो जाना है 2970 ही है बैलेंसिंग। तो ये ज़बरदस्ती लेजर बनाया मैंने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसमें एक्रूवल की एडजस्टमेंट नहीं है। ये तो वही है जो बचपन में आपने पहला ट्रायल देखा था, फिगर उठाएं और उठा के P&L में डाल दें, ठीक है भाई। कोई बच्चे खड़े हैं अभी तक, तो बच्चे वैसे ही काम है, किधर चले गए थे, चले गए, उन्होंने कहा छोड़ो पढ़ना क्या है, ठीक है, अच्छी बात है जी, यानी कि वो किसी और मिशन पे हैं जो चले गए जी। बेटा, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस 2970, और कुछ पेएबल नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या रह गया जी चलो अब इंश्योरेंस करके ही वापस चलते हैं ऊपर, ठीक है। इंश्योरेंस नज़र आ रही है 260 की, इसके तो मिलते जुलते आपने एडजस्टमेंट्स किए भी थे ना, 260 है टोटल। वो कह रहा है 70 ऑफ द इंश्योरेंस पेड कितनी नजर आ रही है ट्रायल में, 260, इसमें से किसकी बात कर रहा है, 70 ऑफ द इंश्योरेंस पेड वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 2000। ओ, ये तो सीधा सीधा उसने बता दिया प्रीपेड है, इतना आसान, इतना आसान, चलो सिंपल हो गया। इंश्योरेंस नंबर 5, इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर बना रहे हैं जी हम, खुद से नहीं ओपनिंग। आगे एनपीओ के टॉपिक में मुझे जहन में आ रहा है, एक दो एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जिनमें वो एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी ज़बरदस्त एडजस्टमेंट देगा, ओपनिंग में भी प्री पेमेंट निकलेगी, इंश्योरेंस की ही एडजस्टमेंट जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो डेटा पूरा लिख कर बताएगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पिछले साल का इतना था, और साल की डेट हमारे साल से मैच नहीं करती होगी इंश्योरेंस वाले साल की, तो ओपनिंग में भी प्रीपेड निकलेगा। पर जब तक खुद से कहे ना, बताए ना, हमने अज्यूम नहीं करना होता ओपनिंग में प्रीपेड, ठीक है।
तो ओपनिंग में प्रीपेड इंश्योरेंस कोई नहीं, पेबल नॉर्मली होती नहीं है, प्रीपेड ही होती है। अच्छा, उसके बाद ट्रायल में आपको कैश की फिगर नजर आ रही है कितनी जी? अब वो कह रहा है इस 260 में से 70 क्या है? प्रीपेड है, क्योंकि वो 2013 में खड़े हैं, वो कह रहा है 2014 का है। तो क्लोजिंग में कितना? तो फिर एक्सपेंस की फिगर जो कि पीएनएल में जानी है, क्योंकि 260 में से 70 तो अगले साल से रिलेट करता है, तो फिर 190 इसका आसान एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया 190 और प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया 70। ठीक है जी। और अब आखिरी चीज़ रह गई है स्टेशनरी, जो थोड़ा सा ना कभी कभी आपको तंग कर देती है, थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। गुड्स, चीज़ें, आप किस लिए खरीदेंगे? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बेचने के लिए। अच्छा, कुछ गुड्स ऐसी होंगी जो आप कंज्यूम करने के लिए भी खरीदते हैं, जैसे स्टेशनरी आइटम्स हो गए। अब कॉलेज वालों के लिए स्टेशनरी कोई सेल करने की आइटम नहीं है, वो बुक शॉप वाले के लिए हो सकती है, कॉलेज वालों के लिए स्टेशनरी कंज्यूमेबल है। अगर गुड्स फॉर सेलिंग पर्पज हैं, आपका बिजनेस है चीज़ें बेचना, तो वो चीज़ें जब आप खरीदेंगे तो अगर वो सेल हो जाती हैं, अगर वो सेल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि जी ये एक्सपेंस बन गई। लेकिन उस एक्सपेंस का नाम हम क्या रखते होते थे? बता दो। कॉस्ट ऑफ सेल। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलें, आपको पता होता है फिर भी डर के बैठे होते हैं तो कोई गलत ना हो जाए। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा अगर बात गलत बोल देंगे तो अगर बिकेगी तो एक्सपेंस, जिसको हम कहते होते थे कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। अच्छा, और अगर आपने नहीं आप बेच पाए, चीज़ें अभी भी आपने बेचने के लिए ख़रीदी थी लेकिन बेच नहीं पाए, यानी वो क्या हैं? अनसोल्ड। क्या हैं? अनसोल्ड। तो ये जो अनसोल्ड होंगी इनको क्या कहेंगे? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री बन जाएगी फिनिश गुड्स की, ये एक एसेट होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बच्चों, अगर आप गुड्स बेचने के लिए ना ख़रीदें बल्कि यूज़ करने के लिए ख़रीदें, जैसे कि ये एडजस्टमेंट आई थी जिसकी वजह से मैं इधर आया हूँ, स्टेशनरी, मैंने कहा तो ज़रा एंड पे करते हैं, ज़रा इंपॉर्टेंट है। और ये है मतलब यहाँ पर अब सीख रहे हैं तो बार बार देखना भी पड़ेगा हमें। आगे एनपीओ में, कैश फ्लो में अक्सर टॉपिक्स में आपको ये डिफरेंट इससे मिलती जुलती चीज़ें आएंगी, जैसे कि लिखा होगा ऑफिस सप्लाईज़, वो भी स्टेशनरी की तरह से ट्रीटमेंट है। जैसे लिखा होगा, जैसे आप एनपीओ के सवालों में जाएंगे, वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब है ऐसे, उसने क्रॉकरी रखी हुई है गेस्ट्स के लिए, इन्वेंट्री, कंज्यूमेबल टाइप, इस तरह की चीज़ें हैं। तो मिलती जुलती, नाम बदलेगा, ट्रीटमेंट स्टेशनरी वाला रहेगा, इसलिए इसको यहाँ पे तसल्ली से सिखा रहा हूँ। ठीक है। अगर सेलिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, फॉर यूज़ इन बिजनेस है, गुड्स आपने ली हैं फॉर यूज़ इन बिजनेस, तो सोल्ड अगर हो जाएं, सॉरी सोल्ड तो नहीं होंगी, यूज़ होंगी, अगर यूज़ हो जाएं तो ये क्या बन जाएंगी? एक्सपेंस। लेकिन इस एक्सपेंस को क्या हम कॉस्ट ऑफ सेल कहेंगे? नहीं, इसको हम कंज्यूम्ड कहते हैं। हम क्या कहते हैं जी? कंज्यूम हो गई। जैसे मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, जी मैंने स्टेशनरी ख़रीदी है अपने दफ्तर में इस्तेमाल करने के लिए, स्टेशनरी,
ठीक है, मैंने अभी बिज़नेस शुरू किया है और मैं स्टेशनरी खरीद के लाया हूँ 150 रुपये, और जब ईयर एंड हुआ, पीरियड एंड हुआ मेरा, तो मैंने जाकर देखा अभी भी 20 रुपये की स्टेशनरी अनयूज्ड पड़ी है, तो इसको एक्सपेंस तो नहीं ना कह सकते। ये 20 क्या बन जाएगा मेरा करंट एसेट में, इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और बाकी का जो 130 है उसमें कहूँगा ये गया P&L में एक्सपेंस, इसको हम कहेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड या स्टेशनरी एक्सपेंस। ये ज़रा कम एडजस्टमेंट आती थी आपके जो इंट्रो लेवल के अंदर बेसिक्स में आप पढ़ते थे ना, तो स्टेशनरी खरीदते थे, बस उसकी कोई बचत नहीं हुई, एंड में बची हुई नहीं होती थी, तो बस सिंपल एंट्री हो जाती थी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन आप सोचो ना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करो और पीरियड एंड के ऊपर कुछ बच जाए तो क्या सारा एक्सपेंस है? सारा तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो वही है जो खर्च हो गया, तो ये कहलाती है कंज्यूम्ड की फिगर। ये क्या कहलाती है जी? तो ये P&L के अंदर एक्सपेंस है। नॉर्मली एडमिन एक्सपेंस ही होता है ये, ठीक है। लेकिन अगर सेल डिपार्टमेंट और एडमिन के अलग है, सेल वालों ने अलग स्टेशनरी कंज्यूम की, तो फिर वो अलग अलग भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल तो आपने अलग करना सीखा ही ना, FY 2 में सीखेंगे। अभी तो आप एक्सपेंसेस बस P&L में इकट्ठे फेंक देते होते हैं, ठीक है। तो अगर यूज़ हो जाए तो ये कहलाती है कंज्यूम्ड की फिगर, एक्सपेंस बन जाएगी। और जो अनयूज्ड पड़ी होगी ये आपका इन्वेंट्री बनेगा, ठीक है जी। लेकिन ये इन्वेंट्री होगी फिनिश गुड्स की नहीं, ये तो इन्वेंट्री है आपकी स्टेशनरी की, ठीक है जी। और ये भी आपका एसेट है, करंट एसेट्स में नज़र आए, ठीक है। यानी अगर मैं यूं कर लूं, चलो ये एग्जांपल ऐसे ही कर लेते हैं कि ये आपकी कहाँ गया, नाराज़ हो गए, नया बना लें, कहीं चला गया। यानी कि आपने परपेचुअल सिस्टम आपको याद है इन्वेंट्री में, उसमें आप इन्वेंट्री का लेजर बनाना सीखते थे। रिवाइज कराऊंगा इंशाल्लाह किसी मौके पे जब ज़रूरत पड़ेगी, जब फंस जाऊंगा। तो इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, इसका आप इस तरह से बनाया करते थे जी। मिसाल के तौर पे हमारे पास ओपनिंग में 20 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी है, हमने कैश पे करके ख़रीदी इन्वेंट्री 100 ज़्यादा हो 500 रुपये की एंट्री होती थी इन्वेंट्री, यानी खरीदने की एंट्री। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट करते थे, पर पीरियोडिक में यही परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो कैश या क्रेडिट कैसे भी खरीदें, मैं सिर्फ कैश वाली खरीद लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आपने एंट्री पास की इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और कुछ आपने बेच ली चीज़ें, ज़्यादा बेच ली आपने, कुछ आपके पास बच गई। मैं कहता हूँ जी पहले हमने बचा हुआ गिन लिया, लेट्स से मेरे पास 30 रुपये की इन्वेंट्री, 40 रुपये की इन्वेंट्री अभी भी पड़ी है, 50 की पड़ी है, चलो और बढ़ा लो। अब बैलेंसिंग फिगर इस तरफ क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल, ये P&L में जाता होता है जी। कितना? अच्छा, ये अलग अलग भी हो सकता था, आपको सेल वाइज एंट्री दी होती थी तो आप एंट्री पास करते थे सेल के वक्त ना। परपेचुअल सिस्टम में 2 एंट्रीज पास करते थे, एक डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल P&L में डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये 470 की वो एंट्री। लेकिन मैं आपको आज सिखा रहा हूँ ये, वो जो गायब हो गया एकदम से, अभी बनाया था, क्या है जी? स्टेशनरी। और हम इसको एक्सपेंस ही लिख लेते हैं अपने समझने के लिए ना, लेजर में, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास स्टेशनरी जो है वो 10 रुपये की स्टार्ट पे पड़ी थी, और मैंने स्टेशनरी पिछले पीरियड की बची हुई पड़ी थी, मैंने स्टेशनरी 180 रुपये की ख़रीद ली, और अभी पीरियड एंड पे जाकर देखा 30 रुपये की स्टेशनरी अभी भी पड़ी हुई है। तो बाकी क्या बन गई फिर? बाकी क्या बन गई? एक्सपेंस, कंज्यूम कहते हैं जिसको, ठीक है। ये P&L में जाएगी फिगर, कितनी? ये मैंने बैलेंसिंग निकाला, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे एक्रूअल चल रहा था। और बोलो, तो ये एक्रूअल ही है हमारा। बस स्टेशनरी जो है ये समझ नहीं आती बच्चों को, जैसे रेंट वगैरह होता था। चलो एक और देख लें, अब रेंट का लेजर हम देखते आ रहे थे, तो रेंट एक्सपेंस, मैं कहता हूँ जी ओपनिंग में मेरे पास 15 रुपये का प्रीपेड पड़ा था, इस पीरियड में मैंने मज़ीद 12 रुपये का एक्सपेंस पे किया, और क्लोजिंग में लेट से मैंने कहा जी अगले साल का 7 अभी भी प्रीपेड है, तो यहाँ पे एक्सपेंस निकला। ये सारा कुछ वैसे ही सेम चल रहा है, और सही है। तो ये ज़रा स्टेशनरी के बारे में थोड़ी डिस्कशन थी, ठीक है। अगर आपने कोई गुड्स ख़रीदी हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्टेशनरी, और वो यूज़ के लिए, बेचने के लिए नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट, अब जी लेजर तो वही बन गया है जो एक्सपेंस का लेजर हम बना रहे थे। बेटा सेल जब हो जाती है तो उसके नीचे क्या आता है? तो कॉस्ट ऑफ सेल बेटा क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ सेल ही तो एक्सपेंस ही तो है।
कॉस्ट ऑफ सेल, सेल आई 200 रुपये बेटा, तो बिक गई है ना, तो उसकी डबल एंट्री होती है ना। परपेचुअल सिस्टम में आप 2 एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री की डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। लेट से 700 रुपये की आपने चीज़ें बेची, अब ये खरीदी कितने की थी, तो वो मैं 470 की खरीदी थी, तो उसकी एंट्री करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 470। परपेचुअल सिस्टम पढ़ा हुआ है ना आपने, तो फिर तो ये सवाल नहीं बनता था। इधर देखो, सेल आएगी 700 रुपये की और कॉस्ट ऑफ सेल आएगी 470 की। अगर आप ये एंट्री नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपकी 500 की कॉस्ट तो 500 की जैसे परचेज किया वो तो परचेज में ही पड़ा रहेगा, वो एक्सपेंस आउट नहीं करना। ये कॉस्ट ऑफ सेल, इससे निकलेगा जीपी। कितना बनता है वैसे? 230। बात समझ आई है? तो ये एक्सपेंस ही तो होता है। कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस की एंट्री होती है। जैसे ये एक्सपेंस की एंट्री हुई, एक्सपेंस डेबिट स्टेशनरी स्टॉक क्रेडिट अगर करना चाहें, तो ऐसे ये एक्सपेंस की एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। जो कि चीज़ बेचने के लिए लाए थे, इसलिए उसको एक्सपेंस जब कहते हैं तो उसको लिखते कॉस्ट ऑफ सेल में जीपी से ऊपर। समझ आई है? और किसी का सवाल? जी परचेजिंग कॉस्ट तो ये पड़ी है बेटा, नहीं परचेजिंग कॉस्ट 500 है, खरीदने की कॉस्ट तो 500 है टेक्निकली। तो खामखा वैसे उसको कोई नाम क्यों देना? कॉस्ट ऑफ सेल मींस जो चीज़ बिकी है उसकी कॉस्ट ये थी। ये चीज़ें जो बिकी हैं खरीदे कितने की थी, बस वो लिखा हुआ है। अगर आप परचेजिंग लफ्ज़ ये इस्तेमाल करें तो मेरे तो दिल में वो आ रही है कि आप जितने खरीद कर लाए थे वो, हाँ ये कह सकते हैं जो बिकी हैं ये खरीद के इतने की लाए थे, तो वो बन जाता है जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं नहीं उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना चाहूँगा। बस कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स ही है। ये सबसे आसान और सबसे एन यही लफ्ज़ ही बनता है इसके लिए, जो सेल्स हुई उसकी कॉस्ट, जो चीज़ें बिकी हैं उसकी कॉस्ट। ठीक है, परचेजिंग कॉस्ट का लफ्ज़ ना बोलें। वैसे परचेजिंग क्योंकि इन्वेंट्री में पढ़ा था हमने, परचेज करने की कॉस्ट में परचेजेज, उसकी परचेज प्राइस प्लस वगैरह वगैरह वगैरह, वो उस तरफ ले जाएगी बात फिर आप। ठीक है जी, चलें आगे। पूछें और को बात पूछनी है तो। ये तो मैंने पढ़ाना ही नहीं था मैंने तो यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ाना था। ये समझाने के लिए ज़रा मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। ओके चलें, सवाल कर लें। अच्छा तस्वीर खींचनी है। फिर अगर आपको वाकई बात नहीं समझ आ रही तो P&L के अंदर भी मैं लिख दूँ क्या आना है, सेल्स लेस करते हैं इसमें से, वो आएगा 470 इधर, और फिर आपका जीपी आ जाता है। उसके बाद फिर लेस करते हैं आप एक्सपेंसेस को, तो उनमें एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस के साथ एक एक्सपेंस ये भी आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। स्टेशनरी शॉप की भी अपनी यूज़ की जो स्टेशनरी होगी वो इधर पड़ी होगी। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, रेंट, डेप्रीसिएशन, लटरम पटरम सारा, वहीं पर स्टेशनरी एक्सपेंस भी आ रहा होगा। $160 मेरी एग्जांपल वाला। ठीक है ना, तो आगे चलते चलते आप पहुंच जाते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप लिखते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आपको क्या पता। ठीक है जी, तो ये मैंने एक थोड़ा सा आपके सामने पूरा नक्शा ही बना दिया। ओके, अब कुछ समझ आती है थोड़ी सी और, लेकिन ये सारी बातों में से मुझे सिर्फ एक डिब्बा चाहिए था, मैंने कहा चलो समझा दूँ ज़रा। इजाज़त है? एडजस्टमेंट पढ़ो। स्टेशनरी 560 की नज़र आ रही है, और देयर वॉज स्टेशनरी स्टिल इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 13 विच हैड कॉस्टेड 15,000। अब स्टेशनरी का लेजर बनाएं लाइक एनी अदर एक्सपेंस, और यही आगे चल के आपको डिफरेंट नेम से आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऑफिस सप्लाईज, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज आ जाएगा, स्टॉक ऑफ क्रॉकरी वगैरह आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें जब भी आएंगी तो ट्रीटमेंट सेम ही रहना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रेफ़र किया करूँगा, याद है वो स्टेशनरी वाला, वैसा ही है ये, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। स्टेशनरी याद माजी अजाब नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंस का लेजर है, लेकिन चलें, कोई स्टार्ट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पढ़ाओ। स्टेशनरी खरीदी इस पीरियड में कैश एज पर ट्रायल कितना नजर आ रहा है? 500। क्लोजिंग में अभी भी अनयूज कितना पड़ा है?
15 का, तो फिर एक्सपेंस की फिगर जो पीएनएल में जानी है वो बैलेंसिंग निकालेंगे आप। यानी 560 की स्टेशनरी खरीदी है, अगर अभी 15 की पड़ी हुई है तो फिर वो तो नहीं ना एक्सपेंस, वो तो एसेट है। अच्छा, अगर इसी सवाल के अंदर एक लाइन और ऐड कर देता और वो यूं लिखता कि द स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू लेट्स से 20 इज स्टिल अनपेड एंड नो एंट्री हैज़ बीन मेड, तो पेबल भी इसी लेजर में डाल देते, काम फिर भी हो जाना था। ठीक है ना, अनयूज्ड इधर पड़ा हुआ है, पेबल इधर आ जाता, कैश और पेबल इधर बढ़ के एक्सपेंस को खुद ब खुद बढ़ा देता, वो भी है यार। यानी अगर इसी में पेबल भी आ जाए तो इसी लेजर में डाल देना, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। गॉट इट? अल्लाह अल्लाह करके फजूल सवाल मुक गया, इतना टाइम लग गया जी। स्टेशनरी फजूल सवाल था ना, है तो फजूल ही था, लेकिन चलें आप कह रहे हैं तो 545 एक्रूवल आपको सिखा रहा है, आपको लग रहा है तो प्रीपेड नहीं, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक लिखें, इन्वेंट्री लिखें, लेकिन इन्वेंट्री के आगे क्या लिखेंगे? इन्वेंट्री किसकी है या स्टॉक किसका है? स्टेशनरी का। ठीक है, और अगर दूसरी इन्वेंट्री पड़ी होती है तो उसको आप लिखा करते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है जी। अच्छा, 12वें का सलूशन तो था ना, बोलो तो वो तो हो गया होगा। चलो आप जल्दी से ज़रा आएँ भाई, वो मिटा देते हैं वो परली साइड एजाज। ये भी मैं एक करवाऊंगा, बाकी दो फिर आपके होमवर्क में ही जाएंगे। है किधर वैसे वो टीपू वाला सवाल? ट्वेंटी 23 करा देता हूँ जी, ठीक है, मुझे समझ आ गई है। बल्कि मैं ये दोनों करा देता हूँ, क्योंकि एक में ना एरियर है, दूसरे में एडवांस है। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए लाइन थी, पता है ना, ये जो मैंने कहा था। असल में अगर इसको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वैसे सवाल में यही लिख, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, बनाया यही अज्यूम करके गया था, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसलिए मैंने ये लिख दिया क्लियर करने के लिए। अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल एक चीज़ होती है, वो बनाकर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, तो क्वेश्चन 22 और 23 दोनों करते हैं। देखिए 23 डायरेक्ट करने से ये होगा कि आपको एरियर वाला आसान काम सामने नहीं आएगा, एडवांस वाला मुश्किल फिर आपको तंग करेगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। वैसे क्या कहा है उन्होंने? इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दें 2015 का और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाएं फाइनेंशियल पोजीशन के, सिर्फ मैं पीएनएल के भी बना दूंगा। ठीक है, अब मिस्टर टीपू ऑब्टेन्ड लोन अमाउंटिंग टू 90 मिलियन फ्रॉम एचबीएल ऑन यकम जनवरी 2015। इट कैरीज मार्कअप एट 12% पर एनम। द लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 15 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट। मतलब 10 मिलियन की किस्त है प्रिंसिपल अमाउंट की। अब पहला सवाल है क्या करूं, एंट्रीज भी कर दूं? एंट्रीज भी कर लें, ये एक्स्ट्रा काम है, बाद में मैं काट दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वैसे? 20 और पेज नंबर पेज 70। ये जर्नल एंट्रीज हैं जो कि नॉट रिक्वायर्ड है। इसके बाद लेजर बनाऊंगा, वो भी नॉट रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर बस ज़बानी कलामी चला करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि बेटा आगे जो अब नियत कर ली है बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर करने की, भाई मार्कर को दूसरे दो तरह, तो बोरिंग कॉस्ट के अंदर ये चीज़ें आपको ज़बानी कलामी लेकर चलनी पड़ेंगी। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनकी एंट्रीज़ करें। लोन आएगा, इंटरेस्ट पे होगा, किस्तें पे हो रही होंगी। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा उसको देख लें, अप्रूवल कर जो रहे। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज़ करनी है हमने। और फॉर द ईयर एंडेड, फिलहाल 31 दिसंबर 15 वाले साल ही कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई तो अगले की भी कर दूँगा। यकम जनवरी 15 को क्या हुआ है?
लोन आया है भाई, रिक्वायरमेंट नहीं है ये, बस ऐसे ही बस एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। ज़रा आप लोगों को थोड़ा रवा कर रहा हूँ, भूल गए होंगे इंट्रो में ये चीज़ें पढ़ी थी। हालांकि लोन की एडजस्टमेंट इंट्रो में भी सबसे मेरे ख्याल में फेवरेट होती थी आई कैप की। जब फाइनल अकाउंट्स के अंदर सबसे तगड़ी एडजस्टमेंट्स में से एक एडजस्टमेंट लोन की भी होती है, उसका इंटरेस्ट किस्तों में उसको पे कराना। लेकिन चलो कोई नहीं, आपको याद माजी अजाब लगती है ना। तो 1 जनवरी 2015 लोन आया कैश डेबिट, लोन कैश आया ना, कैश डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटी का नाम लोन फ्रॉम बैंक है, ठीक है। तो लोन फ्रॉम HBL, तो एंट्री कर दी आपने कैश डेबिट लोन फ्रॉम HBL क्रेडिट। कितने से जी? 90 मिलियन। तो 90 मिलियन ही लिख दूं, को शक को मसला, मैं मिलियन में ही सवाल कर रहा हूं, देखी जासी, और ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद जनाब उसने क्या कहा है जी, लोन को हमने रीपे करना है सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। अच्छा, लोन का प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 90 पर इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन मामला क्या है, टाइमलाइन बनाऊं वैसे तो एक की बना लेते हैं, एक से क्या होता है, एक की बना लेते हैं, एक से क्या होता है जी। 1 जनवरी 15 पर लोन आया 90 का, ठीक है जी, और 30 जून 15 पर एक किस्त पे होनी है 10 की, तो यहाँ कितना बच जाना है फिर? 80, ऐसा ही है। और फिर 31 दिसंबर 15 पर एक और किस्त पे होनी है 10 की, ऐसा ही है। तो फिर कितना बच जाना है? ऐसे ही काम चलता जाएगा आगे भी। तीस जून 16, 31 दिसंबर 16, ठीक है। हमारा साल तो ये फिलहाल जहाँ पे हम खड़े। अब मैंने आपको क्या बताया है, बल्कि आपको पहले से ही पता है मैंने क्या बताना था आप लोगों को, तो पढ़े लिखे लोग हैं आप, कि लोन की प्रिंसिपल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग हो उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है। यानी बैंक ने आज 90 रुपये 1 जनवरी को दिए, तो बैंक के लिए 90 रुपये टीपू ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा। यानी बैंक ये पैसा इस्तेमाल करने की कॉस्ट लेगा टीपू से। कितने परसेंट है? 12% के हिसाब से, पर वो 12% पर एनम है। अब ये 90 क्या पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है ना, ये तो सिर्फ 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। 6 महीने के बाद 10 रुपये की किस्त पे हो गई, और फिर अगले 6 महीने 80 आउटस्टैंडिंग। यानी अगर 30 जून पे खड़े होकर ये अपना लोन, आप इस तरह सोचा करें, अपना लोन कैंसिल कर दे, क्या यार मैंने नहीं ये लोन, टीपू वापस कर दे, 80 रुपये वापस करेगा या 90 पूरा ही करेगा। लेकिन साथ में बैंक उससे इंटरेस्ट कितना मांग सकता है, इन 6 महीनों का या पूरे साल का? थोड़ी सी बात समझ आई? चले, अब मेरा ये मशवरा है कि हम क्या कर लें, हम 30 जून पर खड़े होकर जब ये 10 की पेमेंट कराएं, एक एंट्री क्या करें, नंबर 1 एंट्री क्या करें, 10 रुपये की पेमेंट करा दें, और नंबर 2 एंट्री क्या कर लें, साथ ही इस दिन खड़े होकर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा लें। और सही है, वहाँ समझ आती है बात की। फिर अगले 6 महीने में 80 का कर लेंगे ऐसे ही, ओके ठीक है। तो भाई 30 जून पर क्या हुआ, 30 जून पर क्या हुआ, टीपू गया और जाकर उसने 10 रुपये की किस्त बैंक को वापस की। एंट्री बोलें, पहले इंटरेस्ट कर लें, हाँ 90 पे। मैं कह रहा हूँ पहले किस्त पे करनी है, पहले इंटरेस्ट पे कर लें। चलो पहले किस्त पे करें ना, ताकि मैं यूं बता सकूं आपको, देखो 90 में से 10 तो अब निकल गया, तो ये चेंज हो गया। जिस दिन प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो उस दिन इंटरेस्ट निकाल लेंगे ना, कि 6 महीने तो 90 आउटस्टैंडिंग रहा ना। क्या करना है, पहले इंस्टॉलमेंट या पहले इंटरेस्ट? पहले इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो भाई किस्त पे किया आपने कितनी, अब इसकी एंट्री कराओ, 10 रुपये से लाइबिलिटी कम कराओ, एंट्री बोलो, लोन डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। तो लोन फ्रॉम HBL डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से जी?
अब जब ये मामला हुआ, बैंक को 10 रुपए का उन्होंने किस्त वापस की, तो बैंक ने कहा भाईजान आपसे शुरू में बात हुई थी कि 6-6 महीने बाद 10-10 रुपए की किस्तें भी आपने देनी है और साथ में इंटरेस्ट भी देना है, तो इन 6 महीनों का इंटरेस्ट निकालो। क्योंकि एग्रीमेंट में एनुअल भी लिखा हो सकता था कि साल बाद इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, उन्होंने लिखा हुआ था लोन इज रीपेएबल इन सेमी एंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, यानी कि सेमी एनुअली ही इंटरेस्ट भी लेना है उन्होंने। तो अब 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो इसी 30 जून पर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पेमेंट साथ ही कैश की भी कर देनी है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कोई पेएबल नहीं है, कैश क्रेडिट। लेकिन कितना इंटरेस्ट पे करें? 90 रुपए का लोन था, 12% पूरे साल का इंटरेस्ट बनता था, लेकिन ये तो 6 महीने का इंटरेस्ट है। बोलो 5 ठीक है जी, यहां तक को मसला, ये बात समझ आती है? ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये बात समझ आती है, समझना जरूरी है, बुनियाद बना रहे हैं हम, ठीक है। पेएबल तो तब लिखते बेटा जब 30 जून पे पे ना करते। बेटा क्या करें? ये वाली क्या करें इसको? पेएबल क्रेडिट 80 से। बेटा ये लोन जब हमने लिया था ना, तो ये पहली एंट्री की थी हमने कैश डेबिट लोन क्रेडिट 90 से। अभी 30 जून 2015 पे आपने इसमें से 10 पे किया है, तो इस दिन बाकी 80 पड़ा हुआ है इधर ही। फिर क्रेडिट किस बात से करें? लोन जो आया था 90 की लायबिलिटी ये बन चुकी है इस दिन। ये देखें जरा इधर, ये एंट्री समझ में आती है? उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट पे हुई। अगर 30 जून पे आप क्लोज कर दें अपना ये लेजर, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या नजर आ रहा है? तो ये 80 की लायबिलिटी अभी भी आपके ऊपर है। आप दोबारा से 80 की लायबिलिटी बुक करना चाह रही हैं, गलत बात कर रही हैं आप। 90 की लायबिलिटी में से 10 कम होके 80 रह गया। कोई खौफे खुदा करें, दोबारा 90 में से 10 पे किया, 80 रह गया, उधर 80 और बुक कर लें, 160 ना करें ऐसे। चलें जी, अच्छा बैंकक्रफ्ट। नेक्स्ट क्या करें? फिर 31 दिसंबर 15 आएगा, फिर एक और किस्त पे करनी पड़ेगी। पहले किस्त या पहले इंटरेस्ट? किस्त। तो 31 दिसंबर 15 पर जी लोन फ्रॉम HBL डेबिट और कैश क्रेडिट। लो जी 10 और कम हो गया, अब 70 रह गया, ठीक है। अब बैंक ने कहना हाँ भाई, 1 जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 भी मेरे पैसे इस्तेमाल किए, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट निकालो, उसका खर्चा निकालो, उसकी फीस निकालो। अब 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक कितने पैसे इस्तेमाल किए आप? 90 नहीं, 90 में से 10 तो आपने पे कर दिए थे। अब अगले 6 महीने आपने ये 80 रुपए इस्तेमाल किए हैं बैंक के, तो 80 रुपए के ऊपर बैंक को, जो बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो बैंक उसी पे फीस लेगा ना। तो बैंक का आपने क्या पैसा इस्तेमाल किया? अब ये देख लो जो 80 पड़ा हुआ था। वैसे ऐसे करना नहीं होता क्लोजिंग, तो ईयर एंड पे निकालते हैं। तो 90 में से 10 निकल गया, बाकी कितना रह गया? 30 जून पर 80 बाकी है। अब बैंक का 80 रुपए आपने 1 जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक इस्तेमाल किया, तो इन 6 महीनों का इंटरेस्ट जो निकलेगा वो निकलेगा नहीं, किस पर निकलेगा? 80 पर, फिर 12%। ये एनुअल रेट है, इसलिए ये साल का इंटरेस्ट निकालता है, पर हमें चाहिए 6/12 और 4.8 पेमेंट भी हो गई, तो कैश क्रेडिट, पेएबल नहीं है, कैश क्रेडिट। यानी कि अब अगर आप लोन की बात करें तो लोन की 2 किस्तें पे हो रही हैं हमारे साल में, 30 जून और 31 दिसंबर पे। तो लोन 31 दिसंबर 15 पर हमारा कितना नजर आ रहा है? 70 का अभी भी पड़ा है पेएबल। अब देखो लोन के लेजर में इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होती, वो तो अलग होगा। अब जो हम कर रहे थे एक्रूअल में, वो क्या कर रहे थे? वो हम कर रहे थे बात इंटरेस्ट के लेजर की। इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाया था ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर अगर आप बनाएं
तो उसमें कितना जी ओपनिंग में पेएबल, प्रीपेड तो हो नहीं सकता, सॉरी, पेएबल कितना है, बोलो कितना पेएबल है, ओपनिंग पेएबल बता दो, ओपनिंग पेएबल बता दो खुदा के लिए। यकम जनवरी 15 को तो लोन आ रहा है, कहाँ से आया ओपनिंग पेएबल, बी कॉन्फिडेंट, कोई पेएबल नहीं था। उसके बाद कैश कितना पे हुआ, जो एक्सपेंस था वो सारा ही पे हो गया, आपस की बात है। अब आप जो मर्जी कर लो, ये एंट्री ऐसे कर लो, ये दोनों एंट्री तो कर दी ना आपने, लोन पेएबल डेबिट, लोन पेएबल डेबिट। अब क्या रह गया, इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 5.4 कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये आपने किस दिन पे किया था इंटरेस्ट, ये किस दिन पे किया था इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ जो पेमेंट हुई है क्या उसके अलावा कोई एक्सपेंस भी है, बताओ क्लोजिंग में कोई पेएबल है, नहीं है, क्योंकि आपने सारा इंटरेस्ट तो पे कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे का सारा पीएनएल में क्या बन गया, लेकिन मैंने ऐसे थोड़ा ही करवाना है। बहरहाल कितना बनता है, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा काम था, उसने तो लेजर्स मांगे ही नहीं हुए थे, ये तो सिर्फ आपको सिखाया है। जी बोले बोले, बोले। जी बेटा, हाँ तो 90 पे निकाला बेटा, तो बेटा क्या फिर प्रिंसिपल अभी भी 90 पड़ा है, प्रिंसिपल बदल गया ना। आप जिस जमाने के लोन की बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही बचपन वाला है। वो लोन ऐसा होता था, 100 रुपये का, 1000 रुपये का लोन लिया है, 1 2 3 4 साल के बाद जाके वो 1000 वापस होना है, और फिर ये 1000 ही आउटस्टैंडिंग रहना है, पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड तक, तीसरे साल के एंड तक, चौथे साल के एंड तक। तो इस लोन में तो 1000 पर ही इंटरेस्ट रेट, लेट से 10% इंटरेस्ट रेट था, तो यहाँ पे 100 रुपया पे करोगे आप, यहाँ पे 100 पे करोगे, यहाँ पे 100 पे करोगे, यहाँ पे 100 पे करोगे, और साथ में ही 1000 भी वापस रीपे करोगे। ये वो लोन तो नहीं है ना, किस्तों वाला लोन है, यही तो मसला है। ये नहीं पढ़ा हुआ इंट्रो में, किस्तों वाला लोन पढ़ा होना चाहिए वैसे। चलो खैर मैं तो पढ़ाता हूँ, नहीं भी पढ़िया सी तो हूँ तो पढ़िया ना। ये वाला लोन नहीं है, वैसे ऐसा लोन भी आएगा सवालों में, ठीक है। 2 तरह के लोन, हम जो लोन, इस लोन की अगर मैं पूरी कहानी करूं तो बहुत लंबी नहीं हो जाएगी, -10 एंड सो ऑन, इसमें किस्तें पे हो रही हैं। और जिस लोन की आप बात कर रहे हैं वो 90 आउटस्टैंडिंग ही रहना है, 5 साल 10 साल जितने साल का लोन है, कोई किस्त प्रिंसिपल की पे नहीं होनी, हर साल इंटरेस्ट होना और फिर एक ही बार लोन वापस होना है, वो केस और है। समझ लें तसल्ली से, कोई मसला नहीं, नो जल्दी एट ऑल। यहाँ की हुई जल्दी मुझे बोरिंग कॉस्ट में तंग करती है, इसलिए मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा। करें पार्ट 2 शुरू।